आज का जो हमारे पास एक्सपेरिमेंट है उसका ऑब्जेक्टिव है टू डिटरमाइन द फोर्सेस इन द 3 मेंबर्स ऑफ द रूफ ट्रस्ट। तो पहले हमें ये पता हो कि रूफ ट्रस्ट क्या होता है, उसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हमारी लाइफ में क्या है, और फिर उसके बाद हम उसको थ्योरेटिकली डील करने के बाद हम इसके प्रैक्टिकल की बात करते हैं। तो रूफ ट्रस्ट अगर ऑपरेटर्स को देखा जाए तो वो कुछ इस तरह से दिखता है। इसके 3 मेंबर्स होते हैं। एक लेफ़्ट साइड, फॉर एग्जांपल हम अगर इसको एक ट्रायंगुलर शेप कंसीडर करें तो ट्रायंगल की जो लेफ़्ट साइड है वो उसका एक मेंबर है, सेकंड साइड जो है वो एक मेंबर, और एक जो है बेस है वो उसका थर्ड मेंबर है। हमने देखना है कि हम अगर एपिक्स में जब हम वेट ऐड करते हैं तो किस तरह ये वेट इन तीनों मेंबर्स में शिफ्ट हो जाता है। ऑब्जेक्टिव हमारे एक्सपेरिमेंट का बस इतना से है। तो पहले हम इस रूफ ट्रस को देखते हैं कि रूफ ट्रसेस को रियल लाइफ में कहाँ कहाँ और किन तरीक़ों से यूज़ किया जाता है। देख लेते हैं कि रूफ ट्रस क्या होता है। तो ट्रस से मुराद होती है कलेक्शन ऑफ थिंग्स। जो हमारे पास रूफ ट्रसेस होते हैं ये बेसिकली एक फ्रेम स्ट्रक्चर्ड होता है जिसमें स्टेट मेंबर्स को अरेंज करके और एक दूसरे से इस तरह से कनेक्ट किया जाता है कि वो एक ट्रायंगल बनाए। इस तरह हमारे पास जो स्टेट मेंबर्स की कलेक्शन है वो आपस में मिल के एक रूफ ट्रस को प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा, इसका काम क्या होता है? अगर काम देखा जाए तो काम बेसिकली ये है कि अगर इस पर हम स्ट्रेस को अप्लाई करें तो ये जो स्ट्रेस आप हम अप्लाई करेंगे इस स्ट्रेस को यूनिफॉर्मली इस स्ट्रेस को वो डिस्ट्रीब्यूट कर दे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास सपोज करें कि एक रूफ ट्रस कुछ इस तरह से दिख रहा है जिसमें बहुत सारे हमारे पास स्टेट मेंबर्स हैं। एक ये हो गया। अब ये 3 मेंबर्स आपस में ट्रायंगल बना रहे हैं। इसी तरह एक मेंबर अगर इस तरह से ले लिया जाए तो ये भी देखा जाए तो ये एक ट्रायंगल बन रही है। फिर थर्ड मेंबर अगर इस तरह से हो तो इस तरह ये सारे आपस में ट्रायंगुलर शेप बना रही हूँ, और हम इस सारे कलेक्शन ऑफ द स्टेट मेंबर्स को कहेंगे कि ये रूफ ट्रस है। रूफ ट्रस फॉर एग्जांपल कंसिडर करें कि हम जहाँ पे वेट को अप्लाई करते हैं तो इस रूफ ट्रस ने करना क्या है कि ये जो वेट हमने अप्लाई किया है इसको इन सारे मेंबर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। सारे मेंबर्स में जितने भी मेंबर्स इसमें होंगे तो इस तरह से एक इसकी एक कैपेसिटी होती है जिसके अंदर रह के ये अपने उस वेट को बियर कर सकता है। इसमें रियल लाइफ से अगर एग्जांपल्स ली जाए तो मैं 2-3 एग्जांपल सामने रखती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल इधर हमारे पास बहुत सारे 3-4 तकरीबन कलेक्शन ऑफ रूफ ट्रसेस मौजूद हैं। तो रूफ़ के जो वेट है उसको बियर करने के लिए हमने रूफ ट्रसेस को यूज़ किया है। इस तरह के स्ट्रक्चर हमें यूजुअली देखने को मिलते हैं ब्रिजेस के अंदर। इसी तरह अगर हम देखें तो इंडस्ट्रियल एरियाज़ में जहाँ कहीं भी, या फिर मेट्रो स्टेशंस पे, इन जगहों पे ऐसे रूफ ट्रसेस को बार बार यूज़ किया जाता है। इसका मकसद ये होता है कि इसने जो रूफ़ का वेट है उसको इक्वली सारे जितने भी मेंबर्स होते हैं इसमें उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। इसी तरह हम इन स्ट्रक्चर्स को जो हमारी रोड्स होती हैं, जो मोटरवे वगैरह पे जहाँ पे पुल होंगे या इस तरह से स्ट्रक्चर्स होंगे जहाँ पे लंबा एक पुल है, लंबा हमें एक रूफ़ चाहिए, तो इतना लंबा हम रूफ़ बनाते वक्त कंक्रीट वगैरह की कैलकुलेशन थोड़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, हम इस तरह से डिफरेंट कलेक्शन ऑफ ट्रसेस को यूज़ करके अपना काम निकाल लेते हैं। एक तो ये इकोनॉमिकल बहुत होता है, नंबर 2 ये हमारा यूज़फुल बहुत होता है। तो ये मैंने कुछ एग्जांपल सामने रखे हैं कि जहाँ कहाँ हम रियल लाइफ में इनको यूज़ कर रहे होते हैं।
तो रूफ ट्रस ने क्या करना है कि जो वेट इसके ऊपर, फॉर एग्जांपल अब इसी एग्जांपल को ले लें, तो इसने जो रूफ़ का वेट है उसको बियर करना है और अपने सारे मेंबर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। हम यूजुअली देखते हैं कि जब हम मोटरवे वगैरह पे एंटर होने लगते हैं तो हमें कहा जाता है कि अपना वेट ज़रा, जो गाड़ी है ट्रक वगैरह, वो अपने वेट को लाजमी एक बार नोट करवाएं। तो वो जो वज़न का कांटा होता है वो बेसिकली ये होता है कि जो ब्रिजेस वगैरह होते हैं उनमें रूफ ट्रसेस को एक स्पेसिफिक इनकी कैपेसिटी होती है जितना वो बियर कर सकते हैं। उससे ऊपर या नीचे करेंगे तो फिर ये इनके टूटने के खदशे होते हैं। इस वजह से वो पहले उनको वे किया जाता है कि क्या जिन रूफ ट्रसेस वगैरह से ये गुजरेंगे तो वो इनको बियर कर सकेगा या नहीं। ये एक और एग्जांपल हमारे पास है मेट्रो स्टेशन की। अब यहाँ पर इतना लंबा छत पर अगर हम कंक्रीट का बनाएंगे तो वो वेट, हमें बहुत ज़्यादा पिलर्स वगैरह या जो कॉलम्स होते हैं उनको लगाना पड़ेगा ताकि वो उसके वेट को हैंडल कर सकें। अब देखें, अगर हमें अब अनऑब्स्ट्रक्टेड ग्राउंड चाहिए ताकि वहाँ पे मूवमेंट आसानी से हो सके, जितने भी स्टेशन वगैरह होते हैं वहाँ पे लोग ज़्यादा होते हैं, तो जितने पिलर्स लगाओगे उतनी वो ऑब्स्ट्रक्शंस, वो चीज़ों के आगे हर्डल्स होंगी। तो बजाय इसके कि इतने कॉलम्स को यूज़ किया जाए, रूफ़ ट्रसेस को यूज़ करके उसका हम रूफ़ बना देते हैं और रूफ़ के वो वेट को बियर भी कर लेते हैं। इस तरह हमें ज़्यादा स्पेस मिल जाती है। तो यूँ रियल लाइफ में हम रूफ़ ट्रसेस को यूज़ कर रहे होते हैं। मज़ीद इसके अब हम यूज़ेस की बात कर लेते हैं कि इसको रियल लाइफ में कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है या इसके यूज़ेस क्या हैं। जैसे कि हम अभी एग्जांपल्स में देख के आए हैं कि जहाँ कहीं भी हमें अनऑब्स्ट्रक्टेड फ्लोर चाहिए तो हम क्या करते हैं, हम रूफ़ ट्रसेस को यूज़ करते हैं। नंबर 2, ऐसे जगह जहाँ पे ज़्यादा स्नोफॉल होता है। हमने देखा है कि ये मरी वगैरह के जितने एरियाज़ होते हैं उनमें उनका जो छत होता है वो कुछ इस तरह का होता है और फिर इस साइड पे भी हमारे पास एक रूफ़ ट्रस होता है। तो इस तरह 2 रूफ़ ट्रसेस को जॉइन करके हम उधर छत बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि अब जब नॉर्मल छत बनाया जाए तो वो एक स्पेसिफिक लोड को बियर कर सकते हैं। हमें नहीं पता है कि इस मौसम में कितनी बर्फबारी होगी, अगले में कितनी होगी, कितना रेनफॉल होगा, क्या हम उसको बियर कर सकते हैं, या एयर कितनी फ़्लो कर रही है उसके प्रेशर को बियर कर सकते हैं या नहीं। तो इतनी चीज़ें हम कंक्रीट के साथ कैलकुलेशंस नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम ऐसे रूफ़ ट्रसेस को यूज़ करते हैं ताकि ये जितना भी प्रेशर है ये अपने मेंबर्स में शिफ्ट कर दे। और इस तरह से ऐसे हिली एरियाज़ में हम रूफ़ ट्रसेस को यूज़ करके जो छत वगैरह होते हैं वो बनाते हैं। तो हम इसके एक और यूज़ लिख सकते हैं कि जहाँ पे हैवी रेनफॉल होती है या स्नोफॉल, उधर रूफ़ बनाने के लिए रूफ़ ट्रसेस को यूज़ किया जाता है। या फिर अगर कोई छत हमारे पास है और उसका स्पैन बहुत बड़ा है, मतलब बहुत लंबाई बहुत ज़्यादा है, तो उसमें प्रेफर किया जाता है कि कंक्रीट के बजाय रूफ़ ट्रसेस को यूज़ किया जाए। अच्छा, अभी तक अगर हम डिस्कस करें कि हमने क्या पढ़ा है, हमने कहा कि रूफ़ ट्रस क्या होता है, फिर उसके बाद हमने कहा इसके यूजेस क्या होते हैं, फिर अभी इसको फर्दर हम कुछ टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं जिनको डिस्कस करना ज़रूरी है। जब भी आप ट्रसेस को पढ़ रहे होते हैं तो कुछ टर्म्स होती हैं जिनको पढ़ना लाजमी है। तो कौन सी टर्म्स हैं वो देख लेते हैं। देखिए, हमारे पास ये एक रूफ ट्रस है जो कि ट्रायंगुलर की फॉर्म में, तो इसकी ये जो बेस है इसको टाई कहा जाता है। यहाँ पे जहाँ पे हम लोड अप्लाई, फॉर एग्जांपल इसके ऊपर अगर कोई एक सड़क जा रही है तो लोड इस पॉइंट पे अप्लाई होता है ना, तो दिस इज़ कॉल्ड एपेक्स। इसी तरह ये जो रूफ ट्रस की 2 साइड्स या ये कितना एंगल बन रहा है इसको पिच कहा जाता है। ओके, उसके बाद ये जो साइड कितनी ऊपर है या कितनी झुकी हुई है तो इसको कहा जाता है कि दिस इज़ द स्लोप। ये दोनों साइड्स जो हैं ये कितने इंक्लाइंड हैं इसको स्लोप कहा जाता है। मैं कि हम इसको एक्सपेरिमेंटली देख सकते हैं कि हम एक्सपेरिमेंटली कैसे रूफ ट्रस के मेंबर्स में फोर्सेस को कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हमने काम ये करना है कि दिस इज़ द एपेक्स, और एपेक्स में हमने वेट को अटैच करना है, हैंगर लगाना और हैंगर में वेट को अटैच करना है।
अटैच करने के बाद इधर भी कुछ फोर्स आ जाएगी, इधर भी कुछ और इधर भी कुछ। सेकंड स्टेप ये है कि हमने ए बी साइड पे कितनी फोर्स आएगी, ए सी साइड पे कितनी आएगी और बी सी साइड पे कितनी फोर्स आएगी, इन सारों को नोट कर लें। उसके बाद हमें लेंथ्स भी चाहिए, ये वाली लेंथ भी चाहिए, ये वाली लेंथ भी चाहिए, ये वाली लेंथ भी चाहिए और ये दरमियान वाली लेंथ भी, जिसको एपेक्स राइज कहते हैं, इधर से लेके इधर तक। इन सारी लेंथ्स को भी फाइंड करना है और फिर उसके बाद एंगल्स को फाइंड करना है। कैलकुलेशंस कैसे करेंगे कि ये जो हमने लेंथ्स फाइंड किए हैं इनकी मदद से हम थीटा को फाइंड करेंगे। तो टाई लेंथ वो है जो हमने बेस की लेंथ फाइंड की, यानी कि बी सी साइड की, वो पूरी लेंथ फाइंड कर लो, उसको डिवाइडेड बाई 2 कर दो, तो ये t/2 आ गया। टाई लेंथ को t का नाम दिया, उसको डिवाइडेड बाई 2 करो, t/2 आ गया। सेकंड, हमें एपेक्स राइज यानी कि ये दरमियान वाली लेंथ चाहिए। ये इसलिए चाहिए कि हम इसको पूरे ट्रायंगल को 2 इक्वल राइट एंगल ट्रायंगल में डिवाइड कर दें। तो ये वाली लेंथ हम फाइंड कर लेंगे। उसके बाद अगर ये वाली लेंथ मुझे पता हो और ये वाली लेंथ मुझे पता हो, तो मुझे ये एंगल अगर फाइंड करना हो, तो टेंजेंट ऑफ दिस थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, यानी कि एपेक्स राइज की लेंथ डिवाइडेड बाय t/2। तो मेरे पास tan थीटा, और यहाँ से मैं थीटा को फाइंड कर लूँगी। थीटा आ गया। उसके बाद मेरे पास ये एंगल मौजूद है और ये एंगल 90 है। ये एंगल फाइंड करने के लिए मैं सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 180। तो ये अननोन है, बाकी दोनों नोन है, तो इधर से थर्ड एंगल में आ जाएगा। बस ये कैलकुलेशन जब हमने टेबल ड्रा करना है तो हमें देखने के मेंबर्स में कितनी फोर्सेज आई हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी कि मैं वेट को अटैच किया, 10 न्यूटन वेट का अटैच किया, तो ए बी साइड पे कितनी फोर्स आई है, फॉर एग्जांपल इस साइड पे। इसी तरह ए सी साइड पे, इस साइड पे कितनी फोर्स आई है, ये न्यूटन में, ये भी न्यूटन में, ये केजी में, और इस केजी को न्यूटन में कन्वर्ट करना होगा, मल्टीप्लाई। और इसी तरह बी सी साइड यानी कि ये जो बेस वाली साइड केजी वाली साइड है, इसको न्यूटन में कन्वर्ट करके ये वाली कितनी फोर्स आई है इधर पुट करना है। अगली रीडिंग के लिए इसी वेट में मैं मज़ीद वेट ऐड कर देती हूँ, तो ये वाली साइड भी फोर्स चेंज हो जाएगी, ये भी चेंज हो, ये भी चेंज, और इसी तरह एक्सपेरिमेंट को रिपीट करते चले जाना है। बस इसको अगर थ्योरेटिकली समझ आ तो चाहे तो प्रैक्टिकली इतना कोई डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है। लास्ट पर एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि हमारे पास जो लेफ़्ट साइड और राइट साइड है, ये न्यूटन में रीडिंग दे रहे हैं, और ये जो एक्चुअल ज़ीरो है इससे पीछे 2 लाइंस मौजूद हैं। 0 और 10 के दरम्यान में 5 लाइंस हैं, यानी कि हर लाइन जो है वो 2 न्यूटन को शो कर रही है। फॉर एग्जांपल जहाँ पे वेट ऐड किया जाता है और ये जो ऑपरेटर से जब मूव करके 0 पे आ जाते हैं, मैं कहती हूँ रीडिंग नोट करो कितनी है, तो वो रीडिंग 0 न्यूटन नहीं है बल्कि 2, 4, 6 न्यूटन है। इसी तरह अगर यहाँ पे रीडिंग 0 शो कर रहा है तो वो एक्चुअल 0 रीडिंग नहीं है, क्योंकि इसमें 0 एरर मौजूद है और पीछे 2 लाइंस हैं। उन दोनों लाइंस को भी काउंट करना है, 2 न्यूटन प्लस 2 न्यूटन प्लस 2 न्यूटन, यानी कि 6 न्यूटन रीडिंग शो हो रहा है। मज़ीद ये जो हमारी बेस टाइप बार है, इसमें हर जो लाइन है वो 100 न्यूटन का शो कर रही है। क्यों? क्योंकि 0 और 1 kg के दरमियान में रीडिंग जो है वो, और जब केजी में या ग्राम्स में नोट करना है तो उसको न्यूटन में लाजमी कन्वर्ट करना है। यानी कि अगर 5th लाइन पे मौजूद है चीज़, और तो इसको आप कहोगे कि ये 0.5 kg है, और 0.5 kg को मल्टीप्लाई बाय 9.8 करके तो न्यूटन में कन्वर्ट करना है। इस तरह रीडिंग लेते वक्त इन दोनों के 0 एरर को ध्यान में रखना है, और जहाँ पे केजी में या ग्राम्स में रीडिंग आ रही है उसको कन्वर्ट करना है न्यूटन में लाजमी। अच्छा, रीडिंग लेने के लिए जी हमारे पास रूफ ट्रस है, जो कि कुछ इस तरह से एक ट्रायंगल की फॉर्म में हमें दिखता है, जिसकी लेफ़्ट साइड पे एक राफ्टर है और राइट साइड का जो राफ्टर है ये मूवेबल है, यानी कि ये आगे पीछे अपने आप को एडजस्ट कर लेता है जब इसके ऊपर वेट ऐड करेंगे। इस वजह से हमें जो लेफ़्ट साइड पे और राइट साइड पे डिफरेंट रीडिंग शो होगी। बेसिकली ये अगर मूवेबल ना हो तो हमारी बेस फिक्स होती है, तो इस साइड के मूवेबल होने की वजह से ये जो हमारी बेस है उसकी जो रीडिंग है वो शिफ्ट होती है आगे पीछे। हमने एपिक्स के ऊपर वेट हैंगर, और हैंगर के अंदर हमने वेट्स को अटैच करना है। जहाँ पे हमारे पास जगह बनी होती है उसमें जब हम हैंगर को अटैच करेंगे और साथ में वेट्स को अटैच करेंगे, तो अटैच करते हमारी तीनों साइड्स पे रीडिंग्स आ जाएंगी। ट्रायंगल की लेफ़्ट साइड पे भी, ट्रायंगल की राइट साइड पे भी, और ट्रायंगल की बेस पे भी। तो पहला स्टेप ये है कि हमने लेफ़्ट साइड, राइट साइड और जो बेस है उधर से फोर्सेस देखनी है कि इसके मेंबर्स में कितनी फोर्सेस आ गई। प्रैक्टिकली हम इस तरह से इन तीनों मेंबर्स की फोर्सेस को देख लेंगे कि इनकी फोर्सेस की वैल्यू क्या आ रही है।
सो अगर राइट साइड की राफ्टर की रीडिंग्स, बल्कि बेस की अगर रीडिंग देखी जाए तो बेस का इस तरह से स्केल है जिसके ऊपर चीज़ें मूवेबल हैं। अब जब हमने वेट ऐड किया है तो ये कुछ रीडिंग हमें देगा और ये रीडिंग हमें हमेशा केजी में देते हैं। इसके ऊपर हमारे पास मेंशन भी है कि जो हर लाइन है वो 100 ग्राम्स को शो कर रही है। तो जो भी रीडिंग आएगी उसको हमें ग्राम्स से न्यूटन में लेके जाना होगा। वन थिंग, तो यहाँ से हमारे पास जो टाई बार है उसकी रीडिंग आ जाएगी। देन हमने जो राइट साइड का राफ्टर्स की साइड है इधर से रीडिंग नोट करनी है। इसके ऊपर स्केल होता है और जो हर लाइन है वो 2 न्यूटन को शो कर रही है। तो अब 0 से पीछे 2 लाइन्स हैं तो उनको काउंट करना होगा, ठीक है। तो उनको काउंट करके ये आगे मूव करेगा, जितना भी मूव करेगा उसको देख लेना है कितना मूव करेगा। जितनी लाइन्स हैं उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करके तो हमारे पास इस तरह न्यूटन्स में फोर्स आ जाएगी राइट साइड। बिल्कुल इन्हीं स्टेप्स पे चल के हमने जो लेफ़्ट साइड ऑफ राफ्टर जो लेफ़्ट साइड पे है उसकी रीडिंग भी नोट करनी है न्यूटन्स। अब इस तरफ कैमरा में जो स्केल है वो थोड़ा सा विजिबल ज़्यादा है तो दिख रहा है कि हमारे पास इसके ऊपर स्केल है और स्केल के साथ रीडिंग मेंशन है और ये न्यूटन में हमें रीडिंग देगा। इस रीडिंग को भी हमने नोट कर लेना है। इस तरह लेफ़्ट साइड ऑफ राफ्टर, राइट साइड ऑफ राफ्टर और जो बेस लाइन है यानी कि टाई बार, इन तीनों रीडिंग्स को हमने नोट कर लिया। तो पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो जाएगा। वेट को नोट करने, कितना वेट ऐड किया है, लेफ़्ट साइड ऑफ राफ्टर पे कितनी रीडिंग आई है, राइट साइड ऑफ राफ्टर पे कितनी रीडिंग आई और टाई बार पे कितनी रीडिंग आई। इन तीनों चीज़ों को जब नोट कर लेना है तो उसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप में जाके इन तीनों साइड्स की लेंथ्स मेजर करनी है। तो जहाँ तक हमारा स्टेप 1 कंप्लीट हो जाता है। अगली बारी आ जाती है इनकी लेंथ्स को मेजर करना। इस पॉइंट से लेके यानी कि जहाँ पे एपेक्स पे हमने वेट को अटैच किया उधर से लेके जिधर तक पूरा स्टैंड है वहाँ तक हम पूरी की पूरी रीडिंग को मेजर कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ स्केल। और स्केल मिलीमीटर्स में हमने रीडिंग्स लेनी है, सेंटीमीटर में लेके फिर उसको मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। ये रीडिंग ले लिए। अब ये जो बेस है ये हमें नहीं चाहिए। इस पॉइंट से लेके बेस तक का डिस्टेंस अलग से मेजर करेंगे और वो जो पहली रीडिंग ली है उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इस तरह हमारे पास जो एपिक्स राइज है उसकी लेंथ आ जाएगी। देन हमने दोनों राफ्टर की रीडिंग लेनी, उधर से लेके जिधर तक राफ्टर की पूरी लेंथ है उसको मेजर करना है। इसी तरह मिडिल पॉइंट से लेके जो लेफ़्ट राफ्टर है उसकी पूरी लेंथ को हमने मेजर करना है। जहाँ तक स्टैंड को छोड़ देना है, स्टैंड तक नहीं जाना, जिधर तक चेन्स है वहाँ तक हमने रीडिंग को मेजर करना है। और फिर बेस लाइन यानी कि टाई बार की लेंथ को हमने मेजर करना है। इस तरह हमारे पास 3 रीडिंग्स आ जाएंगी। एक एपिक्स राइज की जिसमें से वो पार्ट हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा और उसके बाद लेफ़्ट राफ्टर की और राइट राफ्टर की और बेस जो टाई बार उसकी जो मैंने फिर थ्योरेटिकली बताया कि टाई बार की लेंथ को हाफ करके ये हमारे पास बेस आ जाएगा और परपेंडिकुलर जो एपिक्स राइज की लेंथ हमने अभी मेजर की है उसको परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस करके टेंजेंट ऑफ थीटा और वहाँ से थीटा को फाइंड कर लिया जाएगा। फिर अगर हमें थर्ड एंगल भी फाइंड तो थर्ड एंगल अगर फाइंड करना हो तो हमें पता है सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180। तो हम एक एंगल टेंजेंट ऑफ थीटा से फाइंड किया है, एक एंगल 90 होता है राइट एंगल ट्रायंगल में और थर्ड एंगल को फाइंड किया जा सकता है। तो इस तरह हमारा प्रैक्टिकल कंप्लीट हो जाता है।